यह है 1853 की भारतीय रेलवेज, जहां सूरज ढलते ही रेलगाड़ियों के पहिए थम जाते थे, क्योंकि उस दौर में ना इंजनों के पास अपनी खुद की कोई रोशनी थी और ना ही रात में रास्ता दिखाने का कोई जरिया। और ये है वर्तमान समय की भारतीय रेलवेज, जहां रात दिन या अंधेरे उजाले की चिंता किए बिना रेलगाड़ियां चौबीसों घंटे सरपट दौड़ती हैं। आज जब हम भारत की रेलगाड़ियों में सफर करते हैं तो डिब्बे के अंदर की चकाचौंध और इंजन की तेज ट्विन बीम हेडलाइट हमें बहुत सामान्य लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रेलवेज के 173 सालों के इतिहास में केरोसिन लैंप के उस दौर से लेकर वर्तमान की आधुनिक विद्युत व्यवस्था तक का ये सफर कैसा रहा होगा? तो आज की इस चर्चा में हम भारत की रेलगाड़ियों में विद्युत व्यवस्था के इतिहास को समझेंगे, समय समय पर अलग अलग उपयोग में ली गई तकनीकों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ लोकोमोटिव में उपयोग होने वाली अलग अलग हेडलाइटों के इतिहास को भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। भारतीय रेलवेज के शुरुआती दौर में पटरियों की लंबाई सीमित थी, जिसे रेलगाड़ियां एक ही दिन में पूरी कर लिया करती थी, यानी कि रात के अंधेरे में गाड़ी चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे रेलवे अपने पैर पसारने लगी, वैसे वैसे रेलगाड़ियां अब लंबी यात्रा पर भी जाने लगी। जब रेलगाड़ियां अपनी मंजिल पर सूरज ढलने से पहले नहीं पहुंच पाई, तब रेलवे ने रोशनी के स्रोत को गाड़ी में लगाने की योजना बनाई और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी ने शुरुआती रोशनी के रूप में ऑयल लैंप या फिर लालटेन का उपयोग करना शुरू किया। इन लालटेनों में नीचे की तरफ केरोसिन या फिर वनस्पति तेल को भरा जाता था और इनमें कपड़े का फीता डुबोकर उसके एक छोर पर आग लगाई जाती थी। ये फीता बिल्कुल किसी नली की तरह काम करता था, जो कि ज्वलनशील तेल को आग तक पहुंचाता था, जिससे आग निरंतर जलती रहती थी और प्रकाश चारों ओर फैल जाता था। डिब्बों के अंदर रोशनी करने के लिए तो ये लालटेन पर्याप्त थे, लेकिन अंधेरी रातों में पटरियों पर नजर रखने में ये सक्षम नहीं थे। इन्हें इस लायक बनाने के लिए इन्हें 3 तरफ से बंद किया गया और एक तरफ से खुला रखा गया, ताकि प्रकाश फैलने के बजाय एक व्यवस्थित तरीके से एक ही तरफ से निकले। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए इसकी ज्योति के पीछे एक परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्टर को भी लगाया गया, जो कि रोशनी को एक ही दिशा में फेंकता था और ड्राइवर आसानी से कुछ दूरी तक पटरियों को देख पाता था। बात करें अगर डिब्बों की, तो सामान्य डिब्बों में इन लालटेनों को डिब्बों में बनी खांचों में टांग दिया जाता था और प्रथम श्रेणी व सलून डिब्बों में इन्हें आकर्षक तरीके से ऊपर की ओर झूमर की भांति लगाया जाता था, जिनका एक्सेस डिब्बे के अंदर से नहीं बल्कि डिब्बे की छत से मिलता था। इसी के साथ सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लाल रंग की एक परावर्तक लालटेन गाड़ी के पीछे भी लगाई जाती थी, ताकि रात के समय अगर किसी आपातकालीन परिस्थिति में गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोकना पड़े तो पीछे से आने वाली कोई भी दूसरी गाड़ी किसी दुर्घटना का कारण ना बने। ये प्रणाली जितनी सरल दिखती थी, इसे चलाना उतना ही मुश्किल था। ये लैंप किसी स्विच से नहीं जलते थे, बल्कि इन्हें रोज किसी कर्मचारी द्वारा लगाया व उतारा जाता था। सामान्य डिब्बों में तो इन्हें लगाना काफी आसान था, लेकिन प्रथम श्रेणी में हर डिब्बे की छेद में जलता हुआ लैंप डालते थे और सुबह उन्हें वापस निकालते थे, चाहे भीषण आंधी तूफान हो या फिर मूसलाधार बारिश। इन कर्मचारियों को गाड़ी की छत पर तो चढ़ना ही पड़ता था। ये केवल मेहनत का काम नहीं, बल्कि रेलवे की जेब पर भी भारी था। उस दौर के हिसाब से एक लैंप को जलाने का खर्च 1.75 पाई प्रति घंटे हुआ करता था, जिसमें तेल की कीमत और मजदूरों की दिहाड़ी शामिल थी। आज के युग में ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उस दौर में अनगिनत गाड़ियों में घंटों तक इन लालटेनों का जलना रेलवे की जेब पर भारी बोझ था। इनमें से निकलने वाला घुटन भरा धुआं, इन पर होने वाला खर्च और इनके क्षतिग्रस्त होने पर डिब्बे में लगने वाली आग के खतरे जैसी संभावनाओं के चलते रेलवे दूसरे विकल्प की भी खोज कर रही थी, जो कि जल्दी उन्हें मिलने वाला था। 1890 के दशक में ईस्ट इंडियन रेलवेज ने एक ऐसी तकनीक की ओर कदम बढ़ाया जो कि तेल के लालटेनों की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक थी। ये दौर था गैस लाइटिंग का, जिसमें अब गाड़ियों को रोशन करने के लिए तेल की डिब्बियां नहीं बल्कि गैस के बर्नर का उपयोग होने वाला था। इस बदलाव में 2 मुख्य प्रणालियों ने जन्म लिया। लोकोमोटिव के लिए कार्बाइड लैंप, जो कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से पैदा हुई एसिटिलीन गैस से चलते थे, तो वहीं डिब्बे के अंदर की दुनिया बदलने आया पिंच लाइटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत डिब्बों के नीचे बड़े व भारी भरकम गैस टैंक फिट किए गए, जिनमें एसिटिलीन मिश्रित गैसें उच्च दबाव पर भरी जाती थी। ये टैंक पाइपों के जरिए डिब्बे के अंदर लगे लैंपों को गैस की सप्लाई देते रहते थे। गैस लैंप की सबसे बड़ी खूबी थी इनकी चमक, जो कि तेल के लैंप के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। तकनीकी रूप से देखें तो इस सिस्टम को लगाने की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके 2 बड़े लाभ थे। एक तो तेल के लैंपों की तरह इन्हें हर रोज हाथ से बदलने की आवश्यकता नहीं थी, और दूसरा इन लैंपों से घुटन वाला धुआं भी नहीं निकलता था।
19वीं सदी के अंत तक अकेले ईस्ट इंडियन रेलवेज के पास 400 से अधिक डिब्बे ऐसे थे जो पिंच गैस लाइटिंग सिस्टम से लैस थे। लेकिन हर तकनीक अपने साथ एक नई चुनौती भी लेकर आती है, और पिंच गैस लाइटिंग प्रणाली में ये चुनौती थी डिब्बों के नीचे लगे ये भारी भरकम गैस टैंक्स। जब ये टैंक गैस से पूरी तरह भरे होते थे तो एक अकेले डिब्बे का वजन 600 से 700 किलो तक बढ़ जाता था। कल्पना कीजिए 10 से 12 डिब्बों वाली गाड़ी में अचानक कई टन वजन बढ़ गया, जिसका सीधा असर लोकोमोटिव पर पड़ता और इंजन को अब उसी गाड़ी को खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती थी। रोशनी तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत रफ्तार और ईंधन के रूप में चुकानी पड़ रही थी। इसी के साथ डिब्बे के नीचे लगे ये भारी गैस टैंक असल में किसी चलते फिरते बम से कम नहीं थे, और इस खतरे का सबसे भयावह रूप दुनिया ने देखा 22 मई 1915 की उस धुंध भरी सुबह, जिसे इतिहास में क्विंटन शील रेल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। सुबह के 6 बज रहे थे। एक सिग्नल कैबिन में कर्मचारी अपने गप्पों में इतना खो गए कि वे सुरक्षा के बुनियादी नियम भूल गए। एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और पटरी पर मलबे का ढेर लग गया। लेकिन असली तबाही शुरू हुई टक्कर के बाद। वो पुराने डिजाइन के लकड़ी के डिब्बे, इंजन के टेंडर से बिखरा कोयला और डिब्बों के नीचे लगे पिंच गैस टैंक से फैलती गैस देखते ही देखते पूरी जगह आग के गोले में बदल गई। ये आग इतनी भीषण थी कि 24 घंटों से भी ज्यादा समय तक धधकती रही। इस हादसे में 220 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से केवल 50 शवों की ही पहचान हो सकी थी। बाकी या तो राख बन चुके थे या फिर कभी मिले ही नहीं। भले ही यह हादसा भारत से हजारों मील दूर हुआ हो, लेकिन इसने दुनिया भर की रेल कंपनियों को दहला दिया, और अब रेलवे गैस लाइटिंग की प्रणाली उपयोग में लेने से डरने लगी। गैस लाइटिंग के भारी वजन और खतरों के बाद भारतीय रेलवे एक ऐसी क्रांति की ओर बढ़ चली जिसने हमेशा के लिए रेल यात्रा का चेहरा बदल दिया। ये था बिजली का दौर। उस दौर में बिजली एक दुर्लभ चीज थी और बड़े पैमाने पर नहीं बनाई जाती थी, जिसके चलते बिजली का उपयोग होने के स्थान पर ही बिजली को बनाना पड़ता था। इसके लिए डायनामो नामक यंत्र का उपयोग किया जाता था। यहाँ समझना जरूरी है कि यह डायनामो आखिर था क्या। डायनामो एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें चुंबकों को तांबे की कॉइल के बीच में तेजी से घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। बिजली का यह पहला प्रयोग वर्ष 1897 में जोधपुर बीकानेर रेलवे के मीटर गेज सेक्शन पर किया गया था, जहां रेलवे मैनेजर के सलून डिब्बे के फ्रेम के नीचे जे स्टोन कंपनी का एक 25 एम्पेयर और 16 वोल्ट का एक्सल ड्रिवन डायनामो लगाया गया। भारत की रेलवे में बिजली द्वारा रोशनी का ये पहला कदम था। केवल डिब्बे ही नहीं बल्कि इंजन की हेडलाइट को भी बिजली मिल चुकी थी। इसके लिए डायनामो को टरबाइन से जोड़ा गया। इंजन के बॉयलर से उच्च दबाव की भाप इस टरबाइन में भेजी जाती थी, जिससे टरबाइन में लगा पंखा तेजी से घूमता और इससे जुड़ा डायनामो भी तेजी से घूमने लगता था, और लोकोमोटिव के हेडलाइट और कैबिन लाइट रोशनी से जगमगा उठते थे। भाप इंजनों में यह तकनीक इतनी ज्यादा कारगर साबित हुई कि भारत में भाप इंजनों के अंत तक इसी तकनीक का प्रयोग होता रहा। कुछ समय बाद इसी वर्ष में साउथ इंडियन रेलवेज ने भी इस प्रणाली का परीक्षण शुरू कर दिया। बिजली पैदा करने की कोशिशों के बीच में रेलवे ने एक और अनोखा प्रयोग किया, जिसमें यह प्रणाली डायनामो पर नहीं बल्कि केवल बैटरी पर टिकी थी। वर्ष 1907 में राजपूताना मालवा रेलवेज ने एक ऐसी तकनीक अपनाई जो उस दौर के हिसाब से काफी अलग थी। इस प्रणाली के अंतर्गत गाड़ी के डिब्बे में 16 वोल्ट की बैटरियां लगाई गई। इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए अजमेर वर्कशॉप में बड़े बड़े डायनामो लगाए गए, जहां इन बैटरियों को पूरा चार्ज किया जाता था और इन्हें डिब्बों के नीचे फिट कर दिया जाता था, ताकि पूरी यात्रा के दौरान डिब्बे इस बैटरी से बिजली की सप्लाई ले सकें। राजपूताना मालवा रेलवेज ने अपने सभी 238 डिब्बों को इस प्रणाली में डाल दिया। उस दौर में इस पर 3,17,000 रुपए का भारी खर्च आया था, और इन सभी विद्युत उपकरणों की सप्लाई बॉम्बे इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा की गई थी। पूरे भारत में ये अपनी तरह का पहला और एकमात्र प्रयास था। यात्रा के बीच में बैटरी खत्म होने का डर और बार बार वर्कशॉप में चार्जिंग की मजबूरी ने इस प्रणाली को सीमित कर दिया, और ये प्रयोग लंबे समय तक नहीं चल पाया। अब तक जो कुछ भी हुआ वो केवल एक प्रयोग था, लेकिन अब समय आ चुका था एक स्थायी भविष्य चुनने का। लोकोमोटिव कैरेज एंड वैगन सुपरिटेंडेंट कमेटी ने अब तक के सभी परीक्षणों की समीक्षा की और हर पहलू का बारीकी से हिसाब लगाया। कमेटी के सामने सालाना परिचालन और रखरखाव के आंकड़े आए। वो कुछ इस प्रकार थे। तेल के लालटेनों का सालाना खर्च 85,000 रुपए था, तो वहीं गैस लाइटिंग का खर्च 74,000 रुपए प्रति वर्ष आता था।
इन सबसे हटके बिजली के प्रकाश का खर्च केवल 50,000 रुपए था। आंकड़े साफ गवाही दे रहे थे। विद्युत व्यवस्था न केवल सस्ती थी बल्कि गैस और तेल के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित भी थी। कमेटी के सुझाव पर मुहर लगाते हुए वर्ष 1913 में रेलवे बोर्ड ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया, जहां पूरे देश की रेल लाइनों पर बिजली के प्रकाश को अपनाने का निर्णय था। और अब भारत की रेलवे सही मायनों में एक 24 घंटे दौड़ने वाली लाइफलाइन बनने को तैयार थी। अब तक हमने जाना कि डायनामो बिजली बनाता है, लेकिन डिब्बों में ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, चलिए थोड़ा इसे भी करीब से समझते हैं। डायनामो एक बेल्ट के जरिए पहियों से जुड़ा होता था। जैसे जैसे गाड़ी दौड़ती, डायनामो घूमता और बिजली पैदा करके उसे बैटरी में स्टोर करता जाता। जब गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलती तो डिब्बे सीधे डायनामो से बिजली लेते थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती या फिर रफ्तार कम होती तब ऑटो कट ऑफ सिस्टम डायनामो को बंद कर देता और बैटरी की ऊर्जा से रोशनी मिलने लगती थी। लेकिन क्या हो अगर गाड़ी चलती रहे और उसी समय बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए। बैटरी की ओवर चार्जिंग से बचने के लिए लोड रजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ये डिवाइस बैटरी से अतिरिक्त बिजली को व्यर्थ कर देता ताकि बैटरी कभी पूरी तरह से ना भरे और प्रणाली बिना किसी खराबी के चलती रहे। विद्युत के शुरुआती दौर में पूरी गाड़ी को रोशन करने के लिए गाड़ी के अगले ब्रेक वैन में डायनामो और बैटरी की जोड़ी लगाई जाती थी। उस दौर में हर डिब्बे में केवल एक ही बल्ब हुआ करता था, जिसके चलते एक डिब्बे में ही डायनामो होना पर्याप्त था। लेकिन कुछ समय बाद प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांगे बढ़ने लगी और इन्हें अब केवल रोशनी नहीं बल्कि गर्मी से बचने के लिए पंखे भी चाहिए थे, जिससे गाड़ी में बिजली की खपत बढ़ गई। और इस भारी लोड को संभालने के लिए रेलवे ने अब गाड़ी के आगे और पीछे दोनों ही ब्रेक वैनों में डायनामो और बैटरी की जोड़ी लगानी शुरू कर दी। जाहिर सी बात है कि बिजली की ये खपत केवल यहाँ तक नहीं रुकी। वर्ष 1930 के दशक में प्रसिद्ध फ्रंटियर मेल पहली बार वातानुकूलित यान यानी कि एसी डिब्बों के साथ दौड़ती है। डिब्बों के अंदर की ये ठंडी हवा अपने साथ ज्यादा बिजली की खपत भी लेकर आई, जिसे संभालने के लिए पुरानी प्रणाली काफी नहीं थी। अब रेलवे ने पैरेलल ब्लॉक डबल बैटरी सिस्टम को अपनाया, जिसमें बैटरी की 2 जोड़ी पैरेलल सीक्वेंस में लगाई जाती थी। इसी के साथ पूरी गाड़ी में 5 थ्रू वायरिंग सिस्टम को लगाया गया और अब गाड़ी में दोनों ब्रेक वैन के साथ साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बों में भी डायनामो और बैटरी की जोड़ी लगाई जाने लगी। धीरे धीरे समय के साथ रेलवे गाड़ी में विद्युत सुविधाएं बढ़ाती चली गई और अब धीरे धीरे थर्ड क्लास के डिब्बों में भी पंखे नजर आने लगे। केवल एक ही दशक में रेलगाड़ियों में बिजली की खपत 600% तक बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वर्ष 1955 तक गाड़ी के सभी डिब्बों में डायनामो और बैटरी की जोड़ी नजर आने लगी। लगातार बिजली की खपत और आधुनिकीकरण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए रेलवे ने डिब्बों में ज्यादा करंट पर भी ध्यान दिया। इससे पहले के डायनामो 24 वोल्ट का करंट बनाते थे, लेकिन 1950 के दशक में रेलवे ने एक बड़ा प्रयोग किया, जहां एक वातानुकूलित यान में 18 किलोवाट और 130 वोल्ट उत्पन्न करने वाला डीसी डायनामो लगाया गया, जिसमें करंट को स्थिर रखने के लिए कार्बन पाइल वोल्टेज रेगुलेटर का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन इसे अप्रूवल देने वाली कमेटी के 7 में से 3 चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस हाई वोल्टेज का विरोध किया, जिसके चलते पुराने 24 वोल्ट के डबल बैटरी सिस्टम को ही जारी रखा गया। अंततः वर्ष 1967 में आरडीएसओ के सुझाव पर रेलवे ने 110 वोल्ट डीसी सिस्टम को अपनाने का निर्णय ले लिया, लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस सिस्टम को गाड़ियों में लगाने लायक बनाने में रेलवे को 30 वर्षों का समय लगा। नई तकनीकों और लगातार सुधारों के बाद अंततः 1990 के दशक में 110 वोल्ट डीसी करंट को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया और वर्तमान समय की भारतीय रेलवेज में भी डिब्बों में 110 वोल्ट डीसी करंट की सप्लाई दी जाती है। इसी 90 के दशक के अंत में भारतीय रेलवेज में एलएचबी डिब्बों का पदार्पण हुआ। रेलवे ने अपनी 85 वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार इन नए डिब्बों में भी डायनामो और बैटरी लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रेलवे को झटका लगा, क्योंकि इस बार उनका पाला बिल्कुल नई तकनीक से पड़ रहा था। ये नए एलएचबी डिब्बे सेल्फ जनरेशन तकनीक के लिए बने ही नहीं थे, क्योंकि इनमें लगे थे डिस्क ब्रेक्स, जहां डायनामो से बेल्ट जोड़ने वाली पुली लगाने की जगह नहीं थी। और तो और इसकी आधुनिक फिएट बोगी और सस्पेंशन भी इसमें सेल्फ जनरेशन तकनीक लगाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन रेलवे ने हार नहीं मानी और नए जुगाड़ों से इन एलएचबी डिब्बों में डायनामो और बैटरी लगाने की कोशिश की। कभी एक्सल में गियर बॉक्स लगाकर शाफ्ट की मदद से डायनामो को घुमाने की कोशिश की गई, तो कभी मिडल एक्सल अल्टरनेटर्स का प्रयोग किया गया। लेकिन रेलवे का एक भी जुगाड़ इन नए एलएचबी डिब्बों पर काम नहीं कर पाया, जिसके चलते रेलवेज को अब यह समझ आ चुका था कि इन एलएचबी डिब्बों में सेल्फ जनरेशन तकनीक को लगाना संभव नहीं है, जिसके चलते रेलवे को बिल्कुल अलग तकनीक की आवश्यकता थी और ये था ईओजी या फिर एंड ऑन जनरेशन तकनीक।
हालांकि ईओजी कोई नई तकनीक नहीं है। इसका प्रयोग भारतीय रेलवेज में सबसे पहले हुआ था 1950 के दशक में। ये वो दौर था जब भारतीय रेलवेज एक ऐसी तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की योजना बना रही थी जो पूरी तरह से वातानुकूलित हो। ये गाड़ी थी लेजेंडरी एसी डीलक्स एक्सप्रेस। ये गाड़ी अपने आप में एक क्रांति थी, लेकिन इसकी विद्युत व्यवस्था इंजीनियरों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। रेलवे इस गाड़ी की रफ्तार तेज रखना चाहती थी, लेकिन बैटरी और डायनामो का ये सेटअप डिब्बों को इतना भारी बना देता था कि गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार पर नहीं चल पाती थी। चूंकि ये पूरी की पूरी गाड़ी ही वातानुकूलित थी, इसके एसी और विद्युत का बोझ उस दौर के 24 वोल्ट के डायनामो नहीं उठा सकते थे। इसी समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने ईओजी तकनीक का उपयोग किया, जहां गाड़ी के दोनों छोर पर पावर कार या फिर जनरेटर कार को लगाया जाता था। इन पावर कार में लगे होते थे विशाल जनरेटर, जो कि 750 वोल्ट का करंट पैदा करते थे, और यही बिजली गाड़ी की विद्युत दरकारों को पूरा करती थी। वर्ष 1998 में जब डीलक्स एक्सप्रेस अपनी पहली यात्रा पर निकली, तो इसने न केवल इससे जुड़ी उम्मीदों को पूरा किया, बल्कि अपने सेक्शन की ये रानी भी बन गई। कम ठहराव, तेज रफ्तार और हर डिब्बे में एसी की सुविधा ने इसे प्रसिद्ध कर दिया। एक दशक तक पूरे भारतीय रेलवेज की ये इकलौती गाड़ी बनी रही जिसमें ईओजी प्रणाली का उपयोग होता रहा, और इसके शुरू होने के 11 वर्षों बाद राजधानी एक्सप्रेस वो दूसरी गाड़ी बनी जिसमें ईओजी का प्रयोग किया गया। इसकी बिजली बनाने की क्षमता और रफ्तार से समझौता न करने की काबिलियत ने ईओजी प्रणाली को भारत की प्रीमियम गाड़ियों का मानक बना दिया। उस दौर में तेज रफ्तार प्रीमियम गाड़ियों के लिए ईओजी और धीमी हर स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों के लिए एमओजी यानी कि मिड ऑन जनरेशन तकनीक अपनाई गई। धीमी और हर स्टेशन पर रुकने वाली सवारी गाड़ियों में लगा डायनेमो कभी अपनी पूरी क्षमता से बिजली नहीं बना पाता था। ईओजी सिस्टम में जहां गाड़ी के दोनों तरफ जनरेटर कार को लगाया जाता था, वहीं एमओजी प्रणाली में ये जनरेटर कार गाड़ी के ठीक बीच में लगाई जाती थी। लेकिन 90 के दशक में इस प्रकार की सभी गाड़ियों को डीएमयू में बदला जाने लगा, और इसी के साथ एमओजी प्रणाली भी भारतीय रेलवे के ट्रैक से गायब हो गई। प्रीमियम गाड़ियों में ईओजी की सफलता को देखते हुए रेलवे ने इसे एलएचबी डिब्बों के लिए भी उपयोगी माना और इनका उपयोग शुरू कर दिया। इन नए डिब्बों में यह तकनीक काफी ज्यादा सफल साबित हुई, लेकिन यह सफलता केवल कुछ समय तक ही चल सकी, और आगे चलकर ये ईओजी तकनीक ही रेलवे के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाली थी। जैसे जैसे भारत की गाड़ियों में एलएचबी डिब्बे लगते चले गए, वैसे वैसे इन जनरेटर कार की संख्या भी बढ़ती चली गई, जिसके चलते रेलवे की डीजल खपत भी बढ़ गई। साथ ही साथ इससे होने वाला प्रदूषण और इसकी कान दुखा देने वाली आवाज से यात्री भी परेशान थे। कई मामलों में तो ये जनरेटर कार लोकोमोटिव से भी ज्यादा आवाज करते थे, जिसके चलते रेलवे को फिर से नई तकनीकों के बारे में सोचना पड़ा। अब रेलवे कदम बढ़ाती है बिल्कुल एक नई तकनीक एचओजी या फिर हेड ऑन जनरेशन की ओर, जिसे अब तक भारतीय रेलवेज ने नहीं आजमाया था। किसी भी विद्युत इंजन को चलाने के लिए पटरियों के ऊपर ओवरहेड तारों को लगाया जाता है, जिसमें हाई वोल्टेज करंट की आपूर्ति की जाती है। इंजन पेंटोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा तारों से बिजली लेता है और इसी बिजली का प्रयोग करके सरपट दौड़ता है। एचओजी तकनीक के अंतर्गत तारों से ली गई बिजली का एक भाग इंजन डिब्बों को दे देता है, ताकि डिब्बे अपनी बिजली की आपूर्ति कर पाएं। इस तकनीक ने गाड़ी को बिजली बनाने वाले किसी भी तीसरे डिवाइस से मुक्त कर दिया, जिससे रखरखाव और अतिरिक्त ईंधन जैसे कई खर्च कम हो गए। वर्ष 2010 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने WAP7 क्लास का लोको नंबर 30277 तैयार किया, जो भारत का पहला एचओजी प्रणाली से लैस इंजन था। इसका परीक्षण बेहद सफल रहा और रेलवे को अब वो समाधान भी मिल चुका था जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। वर्ष 2015 में नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस इस फीचर को अपनाने वाली पहली गाड़ी बनी। इसने न केवल डीजल की खपत और प्रदूषण को कम किया, बल्कि रेलवे की भारी बचत भी करवाई। जहां ईओजी प्रणाली से 1 यूनिट बिजली बनाने का खर्च 22 रुपए आता था, वहीं एचओजी प्रणाली में यह खर्च घटकर मात्र 6 रुपए प्रति यूनिट रह गया। ये अंतर भारतीय रेलवे की अर्थव्यवस्था के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। हालांकि एचओजी प्रणाली की भी अपनी कुछ सीमाएं थी कि ये केवल विद्युत इंजनों में ही काम करती थी। नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर और डीजल इंजन द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में रेलवे अब भी जनरेटर कार से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई। आज हम भारतीय रेलवेज में तीनों प्रणालियों को एक साथ देख सकते हैं। आईसीएफ डिब्बों में वही पुराना सेल्फ जनरेशन, डीजल इंजन द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में ईओजी और विद्युत इंजनों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में आधुनिक एचओजी प्रणाली। हमने डिब्बों के अंदर की विद्युत व्यवस्था के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन अगर हम लोकोमोटिव की हेडलाइटों के बारे में चर्चा ना करें तो ये विषय अधूरा है। किसी भी लोकोमोटिव के हेडलाइट का काम केवल ड्राइवरों को रास्ता दिखाना नहीं होता,
बल्कि ये पटरी के आसपास उपस्थित लोगों और सामने से आ रही दूसरी गाड़ियों के लिए एक चेतावनी का काम भी करती है। हमने तेल और गैस लैंपों के बारे में तो जान लिया, लेकिन असली तकनीकी जंग शुरू हुई विद्युत बल्ब के आने के बाद। शुरुआती दौर में उपयोग होने वाले इनकैंडेसेंट या हेलोजन बल्ब सुरक्षा मानकों पर तो खरे उतरे, लेकिन ये ऊर्जा के मामले में कुशल नहीं थे। इन बल्बों को दी जाने वाली अधिकांश बिजली रोशनी के बजाय गर्मी में बदल जाती थी। 19वीं सदी के अंत में रेलवे ने कार्बन आर्क लैंप को भी आजमाया, जो काफी ज्यादा चमकदार थे। ये इतने ज्यादा चमकदार थे कि सामने से आ रही दूसरी गाड़ी के ड्राइवरों को अस्थायी रूप से अंधा तक कर देते थे, क्योंकि इन बल्बों को देखना नंगी आंखों से वेल्डिंग देखने के समान था। इससे बचने के लिए स्टेशन पर खड़े होते समय इंजनों की हेडलाइट को बंद रखा जाने लगा। लेकिन समस्या केवल यहाँ समाप्त नहीं होती। इन बल्बों में लगी कार्बन रॉड्स को हर यात्रा के बाद बदलना पड़ता था, जिसके चलते रेलवे की जेब पर भी ये बल्ब भारी पड़े और ये बल्ब रेलवे के लिए एक आदर्श बल्ब नहीं बन पाए। इसके बाद रेलवे ने कुछ इनकैंडेसेंट बल्बों का भी प्रयोग शुरू किया, लेकिन जब भारी भरकम इंजन पटरियों पर दौड़ता था तो उसके कंपन से इनका नाजुक फिलामेंट टूट जाता था। जब डक्टाइल टंगस्टन फिलामेंट का आविष्कार हुआ, तब जाकर रेलवे इंजनों की हेडलाइट में कुछ सुधार देखा गया और धीरे धीरे होते सुधारों से इन बल्बों की गुणवत्ता भी बढ़ती चली गई। भारत की रेलवे की अधिकांश हेडलाइट और बल्ब उन दिनों जे स्टोन कंपनी द्वारा बनाई जाती थी। इसी कंपनी की टॉनम ई टाइप हेडलाइट रेलवे में काफी प्रसिद्ध हुई, जिसमें इन्वर्टेड लैंप यानी कि उल्टा लैंप लगा हुआ था। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इस हेडलाइट में बल्ब की दिशा रिफ्लेक्टर की ओर होती थी, जिससे चालू अवस्था में यह बल्ब अपना प्रकाश रिफ्लेक्टर की ओर फेंकता था और यह रिफ्लेक्टर वही प्रकाश पटरी की ओर फेंककर उसे रोशन कर देता था। अगर बात करें तकनीकी विवरण की, तो इसमें 250 वॉट और 110 वोल्ट डीसी करंट पर चलने वाला बल्ब लगाया जाता था। यह हेडलाइट अमूमन हर भाप इंजन और उस दौर के डीसी विद्युत इंजनों में देखी जाती थी। हालांकि इस तकनीक की सबसे बड़ी खामी थी इसके लैंप का स्टैंड, जो बिल्कुल रिफ्लेक्टर के सामने लगाया गया था। इस स्टैंड से बनी परछाई पटरी पर पड़ने वाले प्रकाश को काफी हद तक कम कर देती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे ने इस लैंप को सीधी दिशा में रिफ्लेक्टर के बीच में लगाना शुरू कर दिया, जिससे प्रकाश में काफी सुधार देखा गया और इस नई तकनीक को लोग सिंगल बीम हेडलैम्प के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग उस दौर के डीजल इंजन, ईएमयू और एसी करंट पर चलने वाले विद्युत इंजनों में हुआ करता था। ये तकनीक इतनी ज्यादा सफल साबित हुई कि 40 वर्षों तक भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव इसी तकनीक का प्रयोग करते रहे और वर्ष 2004 में इस तकनीक को ब्रॉड गेज इंजनों में अंतिम बार देखा गया। हालांकि मीटर गेज और नैरो गेज के इंजनों में यह तकनीक प्रयोग होती रही और वर्ष 2010 में यह तकनीक पूरी तरह से हटा दी गई। भारतीय रेलवे अपने सिंगल बीम हेडलैम्प के सहारे आगे बढ़ती रही, लेकिन वर्ष 1995 में एक बड़ा बदलाव आया, जब रेलवे ने स्विट्जरलैंड की एबीबी कंपनी से तेज रफ्तार 3 फेज लोकोमोटिव आयात किए। ये वही प्रसिद्ध WAP-5 इंजन था जिसने भारतीय रेलवे में रफ्तार का नया अध्याय लिख दिया। इस लोकोमोटिव में काफी कुछ नया था, लेकिन इसका एक और फीचर जो भारत के किसी भी लोकोमोटिव में नहीं था, और ये था इसकी हेडलाइट। जहां पारंपरिक भारतीय लोकोमोटिव सिंगल बीम हेडलैम्प का प्रयोग कर रहे थे, वहीं इस नए लोकोमोटिव में डबल बीम PAR 56 हेडलैम्प लगे हुए थे, जो कि इसके चचेरे भाई WAG-9 और WAP-7 लोकोमोटिव के शुरुआती मॉडल में भी देखे जाते थे। ये PAR 56 आखिर है क्या? चलिए पहले इसे समझते हैं। PAR का अर्थ होता है पैराबोलिक एल्यूमिनाइज्ड रिफ्लेक्टर। ये एक ऐसा आधुनिक रिफ्लेक्टर होता है जो रोशनी को एक शक्तिशाली बीम में बदल देता है। इसके आगे लिखा नंबर हेडलाइट के व्यास यानी कि डायामीटर को दर्शाता है। इंजीनियरिंग की भाषा में PAR के आगे वाली संख्या 1 इंच के 8वें हिस्से को दर्शाती है, अर्थात PAR 56 का अर्थ हुआ 56/8 यानी कि 7 इंच के डायामीटर की हेडलाइट। सामने से आती गाड़ी के ड्राइवर की आंखों को बचाने के लिए लोको पायलट इन लाइटों को डिम भी कर सकता है। बात करें अगर तकनीकी विवरण की, तो यह हेडलाइट 120 वोल्ट करंट और 200 वॉट की ऊर्जा पर काम करती है। इसी के साथ ये हेडलाइट करीब 2000 घंटे तक लगातार जल सकती है। भारतीय रेलवे इन ट्विन बीम हेडलैम्प से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने भारत की सभी इंजनों और मल्टीपल यूनिट में इन्हें लगाने की योजना बनाई। लेकिन ये अत्याधुनिक हेडलैम्प काफी महंगे थे, जिसके चलते इन्हें सभी इंजनों में लगाना संभव नहीं था। यहाँ रेलवे ने जुगाड़ लगाया और अपनी खुद की ट्विन बीम हेडलाइट बना डाली, जिसे ट्विन फिलामेंट ट्विन बीम हेलोजन सेटअप कहा जाता है।
इस नई तकनीक में एक ही केसिंग के अंदर दो अलग अलग रिफ्लेक्टर और उनके अपने हेलोजन लैंप लगे होते हैं। इंजीनियरिंग की दृष्टि से इनमें पैरेलल कनेक्शन का प्रयोग किया गया था, जिसका मतलब है कि अगर यात्रा के दौरान एक बल्ब खराब भी हो जाए तो दूसरा बल्ब बिना किसी परेशानी के काम करता रहेगा। इस सेटअप में आमतौर पर H4 हेलोजन बल्ब का प्रयोग होता है, जिसे फिलिप्स, बॉश या फिर ओसराम जैसी कंपनियां बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी थी हाई बीम और लो बीम का विकल्प। बात करें अगर तकनीकी विवरण की, तो यह हेडलाइट 24 वोल्ट के करंट व हाई बीम पर 100 वॉट और लो बीम पर 90 वॉट की ऊर्जा पर काम करती थी। बात करें अगर इसकी उम्र की, तो ये हेडलैम्प 500 घंटों तक लगातार जल सकते हैं। इस तकनीक ने पुराने सिंगल बीम हेडलाइटों की छुट्टी कर दी और अब स्वदेशी ट्विन बीम हेडलैम्प लोकोमोटिव में लगने को तैयार थे। WAP-4 लोकोमोटिव वो पहला इंजन बना जिसमें इन हेडलैम्प्स को लगाया गया था और इसके बाद ये हेडलैम्प्स भारत के कोने कोने में नजर आने लगे। कुछ समय बाद भारत में अत्याधुनिक EMD इंजनों का पदार्पण होता है, जो अपने साथ और आधुनिक हेडलैम्प्स को लेकर आते हैं। हालांकि ये भी PAR-56 लैंप ही थे, लेकिन ये विद्युत इंजनों वाले PAR-56 से कुछ अलग थे। विद्युत इंजनों में जहां स्टेप्ड लेंस का प्रयोग किया जाता था, वहीं इन EMD इंजनों में क्लियर लेंस को लगाया जाता है। 30 वोल्ट के करंट और 200 वोल्ट की ऊर्जा से चलने वाले ये हेडलैम्प 350 घंटों तक लगातार जल सकते थे। इस प्रकार की हेडलैम्प सभी EMD लोकोमोटिव में देखी जाती है, लेकिन रेलवे इन नई हेडलाइटों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कुछ पुराने एल्को लोकोमोटिव में भी यही हेडलाइट लगा डाली। भारतीय रेलवे की भौगोलिक स्थिति हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं सपाट मैदान है तो कहीं दुर्गम पहाड़ी इलाके, कहीं सूखी बंजर भूमि है तो कहीं ठंडी बर्फीली भूमि। इन अलग अलग जगहों के अनुसार लोकोमोटिव की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। अपनी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व तट रेलवे ने एक अद्भुत तकनीक विकसित की। आमतौर पर भारतीय रेलवे के इंजनों में 2 हेडलाइट्स होती हैं जो सामने की ओर फोकस करती है, लेकिन विशाखापट्टनम लोकोमोटिव शेड ने अपने कई WAG-5 लोकोमोटिव में क्वाड बीम यानी कि 4 बीम वाली हेडलाइट्स लगाकर अपनी तरह का पहला और इकलौता प्रयोग किया। इन 4 लाइटों में से ऊपर की 2 लाइटें सीधे ट्रैक पर फोकस करती थी और नीचे की 2 लाइटों को तिरछा लगाया गया था। हालांकि ये प्रयोग केवल कुछ WAG-5 लोकोमोटिव पर ही किया गया और वर्ष 2017 में इस प्रकार के सभी लोकोमोटिव कबाड़ के हवाले कर दिए गए। अब हम उस तकनीक तक आ पहुंचे हैं जो भविष्य का सच है। आज के दौर में जब बात हेडलाइट्स के चुनाव की आती है, तो भारतीय रेलवे की पहली और सबसे पसंदीदा पसंद बन चुकी है ट्विन बीम LED हेडलैम्प्स। ये सिर्फ एक बल्ब नहीं बल्कि पूरी तरह से एक अलग तकनीक है, जिसने रेलवे की आंखों को पहले से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर बना दिया है। LED हेडलाइट्स की शुरुआत मुख्य रूप से मेधा, बॉम्बार्डियर और BML जैसी कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली EMU और MEMU गाड़ियों से हुई। इस LED सेटअप के तकनीकी फायदे बेमिसाल हैं। ये हेडलाइट्स बिना किसी कन्वर्टर या ट्रांसफार्मर का उपयोग किए चल सकती है। साथ ही अगर इसके डिजाइन पर नजर डाली जाए तो हमें छोटी छोटी LED लाइट्स नजर आती हैं, जिन्हें कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि 1 या 2 लाइट के खराब हो जाने के बावजूद प्रकाश पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें अगर इसके तकनीकी विवरण की, तो यह लाइट 70 से 140 वोल्ट के करंट पर आसानी से काम कर सकती है। वहीं हाई बीम पर 100 वॉट और लो बीम पर केवल 16 वोल्ट की ही खपत करती है। जहां पुरानी हेडलाइटों की अधिकतम उम्र 2000 घंटे थी, वहीं ये LED हेडलाइट्स 50,000 घंटों तक लगातार जलाई जा सकती है। इनकी सफलता को देखते हुए भारतीय रेलवे अब अपने सभी लोकोमोटिव्स में इन LED हेडलैम्प्स को लगवा रही है। हाल ही में शामिल हुए भारत के सबसे शक्तिशाली इंजन WAG-12 में भी आधुनिक LED हेडलाइट्स देखी जाती है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी और भी बेहतर है और ये लाइट्स लगातार 60,000 घंटों तक जल सकती है, यानी करीब 6 वर्षों तक। शाम ढलते ही थम जाने वाली उन गाड़ियों से लेकर आज 24 घंटे दौड़ने वाली रफ्तार तक भारतीय रेलवे का ये सफर इंजीनियरिंग की चमत्कारिक कहानी है, जिसके हर सुधार ने हमारी रात्रिकालीन यात्राओं को सुरक्षित बनाया है। भारतीय रेलवे की रोशनी का यह इतिहास आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के रेलवे के इतिहास से जुड़े और भी अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।